नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 27 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग असम ट्रिब्यून का ये एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जहां पे बात बोली जा रही है एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। एंड दिस शॉकिंग इंसिडेंट रिलेट्स टू विच हंटिंग। जी हाँ, विच हंटिंग के रिलेटेड। और ये इंसिडेंट है क्या, आप भी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक वुमेन को जिंदा जला दिया गया, बर्न्ड अलाइव बाय ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन। कहां पर? तेजपुर में एक टी स्टेट के सामने। तो और ये किसके लिए किया जा रहा है? क्योंकि वो दैट रीजन इज एक्सपोज टू विच हंटिंग। तो सवाल होता है सबसे पहले आपके दिमाग में जो आ रहा होगा, दैट विच हंटिंग होता तो होता क्या है। देखो, विच हंटिंग में ज्यादातर जो विक्टिम्स होती है ना, सबसे पहले तो जान के रख लो, वो किसी एक पर्सन के ऊपर अत्याचार करते हैं, कम्युनिटी वाले, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है दैट जिस पर्सन के ऊपर ये सारे कम्युनिटी वाले अत्याचार कर रहे हैं, तो ये वाला पर्सन क्यों अत्याचार कर रहे हैं इसके ऊपर? क्योंकि ये विच है, ये डायन है ना। मतलब एक काइंड ऑफ नेगेटिव पोर्ट्रेयल किया जाता है इनका। देखो ना, वही तो यहां पे लिखा हुआ है दैट विच हंटिंग जो है, यहां पे विक्टिम्स को ब्रांड किया जाता है एज विचेस एंड दे आर एक्यूज ऑफ पोजेसिंग सुपर नेचुरल पावर। मतलब इनको बोला जाता है दैट अरे भाई इसको मारो, क्योंकि ये जो है हमारे गांव में बैड लक ले आएगी, है ना। तो इसीलिए इनको बोला जाता है दैट यस, और ये बैड पावर से जो है दूसरों को हार्म करेगी, तो पहले से ही इसको ही खत्म कर दो, है ना। तो ये विक्टिम हुई ना, ये महिला जो ये है जिसको विच माना जा रहा है। जी हाँ, तो विक्टिम इज सब्जेक्टेड टू न्यूमरस फॉर्म ऑफ टॉर्चर। उसको मारा जाता है, उसको जलाया जाता है, अभी जैसे जलाया गया है। कभी कभी केसेस में तो और भी घिनौना हरकत किया जाता है जो कि मनुष्यता के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे नंगा घुमाया जाता है थ्रू आउट द विलेजेस। उनको फोर्स किया जाता है दैट इंसान की जो एक्सक्रीटास हैं उनको खाएं। कभी कभी तो उनको पब्लिकली रेप भी किया जाता है। इनफैक्ट बोला जा रहा है कुछ कुछ केसेस में उनके बालों को काट दिया जाता है एंड द विक्टिम एंड देयर चिल्ड्रंस आर सोशली एक्सक्लूडेड। सोशली उनको एक्सक्लूड किया जाता है। कभी कभी तो उनको मार दिया जाता है, उनके बच्चों को भी। ठीक है, तो सवाल होता है दैट जो वुमेन को जो विक्टिमाइज किया जाता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? पहला तो रीजन है सुपरस्टिशियस बिलीव्स। बहुत समय रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी ये पार्ट होता है। कुछ कुछ जगहों में अभी भी बहुत हद तक पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है ना। तो वही बोला गया, पैट्रियार्कल नॉर्म्स रिजल्ट्स इन वुमेन बीइंग एक्यूज्ड ऑफ विचक्राफ्ट। इनफैक्ट विच हंटिंग क्लियरली बोला गया है, इसलिए भी किया जाता है, बहुत समय वुमेन्स को टारगेट किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सोचिए एक घर है, एक फैमिली है, उस फैमिली का जो लड़का है वो सोचिए उसके 2 भाई है। से फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, है ना, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दैट ये स्टोरी सही है। इस फैमिली के 2 भाई है ना, दोनों का शादी हो गया है, ठीक है। अब इसके भी बीवी और बच्चे हैं और इनके भी बीवी और बच्चे हैं ना। इनका जो वो लड़का है ना, कोई कारणवश उनका देहांत हो गया, वो मर गए, ठीक है। अब ये भाई क्या कर सकता है? प्लॉट कर सकता है, अरे भाई चलो इनकी बीवी को कैसे भी विच ठहरा दिया जाए, इससे क्या होगा, इसको इसके बेटों को मार के भगा दिया जाएगा और सारे प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसलिए लिखा हुआ विच हंटिंग इज ऑफन डिप्लॉयड इन ऑर्डर टू डिप्राइव वुमेन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स। या फिर बहुत समय कुछ कुछ वुमेन के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए भी, है ना। जैसे होता है ना, तो कोई वुमेन से अगर सेक्सुअल कुछ फेवर ले जाने की बात की जा रही है, बट वो वुमेन बोल रही है नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगी, राइट। तो फिर उस केस में क्या होता है दैट उनको उनके ऊपर इस टाइप की विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला जाता है। बहुत समय ये क्यों किया जाता है आप खुद सोचो ना। आप मैं तो एडुकेटेड लोग हैं ना, तो हम लोग तो इसके खिलाफ सब समय बात करेंगे ना। कभी हम लोग क्या विच हंटिंग को प्रमोट करेंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकता, राइट। तो वही बोला जाता है वन ऑफ द मेजर रीजन माइट बी द लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज।
क्योंकि एजुकेशन की कमी, हेल्थ सर्विसेज की कमी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है टू द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड विच हंटिंग। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना इस इश्यूज का वो और भी गहराता जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द परपेट्रेटर्स आर ऑफन मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली। मैं वही बोला ना दैट एक भाई अगर दूसरे भाई की बीवी और उनके बच्चों को अगर विच क्राफ्टिंग के कारण मरवा दे रहा है या फिर वहाँ से भगा दे रहा है वो प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं इनके परपेट्रेटर्स कौन है? फैमिली वाले ही है, नेबरहुड ही है, कम्युनिटी वाले ही है ना। और यस वही चीज यहां पर भी बोला गया, वुमेन देमसेल्व्स रेजिस्ट चैलेंजिंग द पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड सुपरस्टिशंस। देखा जा रहा है बहुत जगह में वुमेन्स, जी हाँ, दे चैलेंज इट, है ना। बट क्या है ना दैट देखो बहुत समय क्या होता है दैट मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, आदिवासी कम्युनिटीज में ही देख लोगे पैट्रियार्कल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, राइट। तो वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स में मतलब क्या, जो इंसान बोलेगा वही होगा। अब ये विच क्राफ्टिंग, विच हंटिंग किसके खिलाफ किया जाता है? वुमेन्स के खिलाफ, है ना। तो वुमेन्स के खिलाफ तो इट इज नॉट पैट्रियार्की पर से, राइट। तो वही बोला गया, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स आर हार्डली आउटरेज्ड ओवर द टॉर्चर, रेप एंड मर्डर ऑफ द ट्राइबल एंड रूरल वुमेन इन द नेम ऑफ विच हंटिंग। क्योंकि उसको पहले से एक विच का दर्जा दे दिया गया ना, पहले से तो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रेल किया गया है। इसलिए बाई चांस अगर उसके ऊपर टॉर्चर भी होता है, उसका रेप भी होता है, उसका अगर मर्डर भी किया जाता है ना, तो कम्युनिटी वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। और यही लेथार्जिक रिस्पॉन्स और एक्शन के कारण जो भी इसके परपेट्रेटर्स होते हैं वो अनपनिश्ड होते हैं। सो दीज आर द वेरियस रीजंस बिहाइंड इट। तो सवाल होता है क्या कोई कानून बना हुआ है इसके ऊपर? देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ना, उनके डेटा और पुलिस के रिकॉर्ड ही शो करते हैं दैट इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड असम। साथ ही साथ ये भी बोला गया है देयर इज नो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नेशनल लेवल लेजिस्लेशन। कोई भी स्पेसिफिक या फिर कोई भी पर्टिकुलर देश के नेशनल लेवल में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो स्पेसिफिकली विच हंटिंग को पेनलाइज करे। बट हाँ, जहाँ तक बात करें आसाम की, तो जी हाँ, आसाम में 2018 को एक कानून पास किया गया था जिसका नाम है आसाम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2018, जिससे विच हंटिंग को तो प्रोहिबिट किया ही गया है, प्रिवेंट किया ही गया है, बट साथ ही साथ जो भी पर्सन इसके एक्यूज है उसको भी सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान भी वहाँ पर दिया गया है। तो सवाल होता है व्हाट शुड बी डन? जो भी एंटी विचक्राफ्ट लॉज है बाय द स्टेट, जैसे आसाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग के आसाम में मेक श्योर करना पड़ेगा दैट आज तो ये हुआ है तेजपुर में, इसके जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सख्त से सख्त कानून से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सजा मिलेगा ना, उतने ज़्यादा जो परपेट्रेटर्स हैं वो डरेंगे। साथ ही साथ हमको पुलिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा NGOs का, वेरियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो क्या इस पर्पस को सर्व करे। द इशू कुड बी ब्रॉट इनटू स्कूल करिकुलम, जिससे रेज किया जा सके अवेयरनेस टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। मतलब अवेयरनेस को हमें रेज करना पड़ेगा जिससे सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है ना ओवर दिस सुपरस्टिशियस, मतलब लोगों तक, बच्चों तक हमको एजुकेशन के थ्रू ये पहुंचाना पड़ेगा दैट विच हंटिंग इज अ बैड थिंग, इट शुड नॉट बी डन, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ आवर वुमेन एंड सिस्टर्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग द हिंदू का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे जहाँ पर जॉब क्राइसिस के बारे में बात किया गया है। इंडिया अनडाउटेडली एक जॉब क्राइसिस को फेस कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा है जिनको जॉब तो चाहिए बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ लो लेबर डिमांड फॉर रेगुलर वेज वर्क। ना सवाल होता है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया? देखो अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे देश में देखा जाएगा ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट 2 decades। 2010 से लेकर 2015 में अगर देख लीजिएगा, पहले तो ये 2% था बट 2015 को ये बढ़ के 5% हो गया, और 2018 का अगर ये डेटा देख लीजिएगा 6.1% हो गया है। इनफैक्ट एक सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अगर डेटा के हिसाब से देख लीजिएगा
तो 2021 22 का ये प्रोपोर्शन देख लीजिएगा कितना बढ़ के हुआ है, 7% से भी ज़्यादा। तो देख रहे हो समय जैसे बीतता जा रहा है वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट ये भी डेटा है हमारे पास दैट 42% से ज़्यादा इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं ना, जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं, दे वर अनएम्प्लॉयड इन द ईयर 2021-2022। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टेट ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिया 2023 का रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है। तो कैन यू सी दिस रिपोर्ट्स? कभी भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो कैन यू पुट दीज डेटाज डायरेक्टली? यस, एब्सोल्युटली। नाउ साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है दैट जीडीपी तो राइज हुआ है ना, द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रिमेन अनरिस्पॉन्सिव। जब जीडीपी बढ़ रहा है तो लोग, अरे भाई एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब हम यही समझ रहे हैं दैट ये जो पैसे जो हमारे देश में आ रहे हैं किसके पास आ रहे हैं? अमीरों के पास ही जा रहे हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, राइट? सो वही बोला गया टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। किस किस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। देखो दो तरीके का एम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट जब जैसे सोचो आपको जॉब मिल गया एसीएस का, तो वो क्या हुआ? एक फॉर्मल स्ट्रक्चरल पोजीशन हुआ जिसकी फिक्स सैलरी है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ये एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक रेगुलर वेज जॉब है। और दूसरा जो है ये कैजुअल या फिर डेली वेज लेबर है, जिसमें जो कि इन्वॉल्व करता है डेली वेज लेबर को। इट इज़ प्रिवेलेंट इन द सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट, दे आर ऑल्सो डेली वेज लेबर। जैसे अगर एक स्विगी का डिलीवरी बॉय है, राइट, वो अगर डिलीवरी करेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा, राइट। अगर एक लेबर है जो कि आपके घर में काम करने आ रहा है, आपका घर बना रहा है, अगर वो डेली काम करेगा तो ही तो आप उसको पैसे दोगे, है ना। सो व्हाट इज ही इज अ डेली वेज लेबर। सो ये आता है वेज एम्प्लॉयमेंट पे। बट एक आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? एंटरप्रेन्योर्स। जैसे सोचो आपको अगर एक कंपनी खोलना है कल को, है ना, तो आप एंटरप्रेन्योर हुए। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कंपनी खोला जिससे आपने बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो ये दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना। वैसे ही आ जाता है फार्मर्स। एग्रीकल्चर सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, विथ इंडिविजुअल्स ओइंग एंड ऑपरेटिंग फार्म्स इंडिपेंडेंटली। एक फार्मर भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही ना हुआ। वैसे ही एक फ्रीलांसर, राइट। फ्रीलांसर क्या करता है? दैट कोई भी काम को वो जैसे आपको अगर से फॉर एग्जांपल कोई वीडियो बनवाना है तो आपने फ्रीलांसर हायर कर लिया, आपने बोला दैट ये वीडियो बना दो, मैं दूंगा 5,000 रुपये दे दूंगा, है ना, वो बना के दे देगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्रीलांसिंग, ठीक है। सो ये हुए टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ सवाल होता है व्हाट आर द कॉजेस दैट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है। पहला कॉज बोला गया स्ट्रक्चरल शॉर्टफॉल को देखा गया है। देखो अगर लास्ट 40 साल देख लीजिएगा ना, लास्ट के 40 साल में एक चीज़ तो आपको ज़रूर दिखा होगा दैट इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया में है उसने स्ट्रक्चरल शिफ्ट में तो हमें देखने को मिला है दैट लोग जो है एग्रीकल्चर जॉब से दूर तो गए हैं, और दूर तो कहाँ गए हैं? दे हैव मेनली मूव टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बट कोई हाई वैल्यूड सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर हाई वैल्यूड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर आप यूएस देख लीजिएगा, हाई वैल्यूड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप जापान देख लो, अगर आप जर्मनी देख लो, मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोवाइड करता है हाई वैल्यू वाले। जैसे देखो इंडिया में भी कार बनता है ना, और जर्मनी में भी कार बनता है। इंडिया की कार की कंपनी कौन है? सुजुकी, है ना, मारुति सुजुकी। अच्छा, जर्मनी की कार की कंपनी क्या है? BMW। अब आप बताओ तो BMW ज्यादा महंगा है या मारुति सुजुकी, है ना। आपको समझ गया ना मैं क्या डिफरेंशिएशन बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर? BMW महंगा है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं दैट हाई वैल्यू सेक्टर में हमको फोकस करना पड़ेगा ना। बट अभी इंडिया धीरे धीरे ये चीजें कर रहा है, क्योंकि BMW का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में आ रहा है, एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप हो रहा है ना। नेक्स्ट, इन द नॉन फार्म सेक्टर बोला गया है द लिंक बिटवीन जीडीपी ग्रोथ रेट एंड द पेस ऑफ जॉब क्रिएशन वाज वीकेंड ओवर टाइम। जी हाँ, जीडीपी ग्रोथ
इंडिया में और जॉब क्रिएशन का ग्रोथ इंडिया में समय के साथ साथ लेकिन वीक हुआ है, और इसके कारण ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखने को हमको मिला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज बोला गया शॉर्टफॉल विथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब देखो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अगर देख लोगे, जैसे एजुकेशन स्किल्स में देख लोगे, यहीं पर कमी है यार कहीं ना कहीं, है ना। तो यहीं पे हमें एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल होता हुआ देखने को मिला है। अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, जी हाँ, एक पुअर फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में। तो अब बताओ रूरल लोगों को जॉब कौन देगा? वो लोग क्या सिर्फ एग्रीकल्चर में ही पड़े रहेंगे क्या? हमको तो एग्रीकल्चर को हमको तो पता है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, बट डज दैट फेचेस more GDP growth to India? No. What fetches more GDP growth? Either service or the manufacturing sector, जो क्या सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमी में आता है ना। उन चीज को हमको फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन स्किल कहीं ना कहीं मिच मैच है। अब देखो जॉब्स जो है ना, जो क्या कैटर करता है टू द ग्रेजुएट्स जिन्होंने स्टडी किया है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे सोचो एक हिस्ट्री का, जी हिस्ट्री में जो जिसने ग्रेजुएट किया उसके पास क्या क्या जॉब है? वो आर्कियोलॉजी सेंटर में उसको जॉब मिल सकता है, उसको एक प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है, और क्या करेगा वो बंदा बताओ? एक ज्योग्राफर वो क्या कर सकता है? मैक्सिमम जो हमारे IMD में या फिर क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ज्योग्राफी का प्रोफेसर बनेगा, है ना। अरे भाई जॉब दो ना पहले। तो वो ग्रेजुएट्स क्या करते हैं, उनको डिफिकल्ट होता है जॉब्स को सर्च करने में। इसलिए बोला गया ऑन द वन हैंड द यंग फाइंड्स देमसेल्फ ओवर क्वालिफाइड फॉर द मैनुअल लेबर जॉब्स, ऑन द अदर हैंड दे लैक द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर हाई पेइंग जॉब्स इन IT एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो दिस इज द डायलेमा, दैट इज जो ओवर क्वालिफाइड है वो लोग सोचते हैं अरे यार क्या जॉब करोगे, सब फालतू फालतू जॉब, है ना। और आपके पास अगर टेक्निकल स्किल्स कम है फॉर हाई पेइंग जॉब्स इन IT, तो ऑफकोर्स आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं डायलेमा हमको देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है क्या सोशल इम्पैक्ट क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में? पहली बात तो स्किल का इरोजन हो जाता है। आप सोचो ना, एक इंजीनियर को अगर बहुत साल तो जॉब ना मिले 10 साल तक, तो वो तो सारा सब कुछ भूल जाएगा ना, है ना। और फिर से अगर उसको जॉब मिले फिर से उसको सीखना पड़ेगा, या फिर उसको जॉब मिलेगा ही नहीं, या फिर उसको दूसरा स्किल सीखना पड़ेगा, और दूसरा स्किल में फिर से अगर उसको जॉब ना मिले तो कहीं ना कहीं साइकिल ऑफ जॉबलेसनेस वो तो फिर हमको चलता ही रहेगा। अगर आपको जॉब ना मिले तो आप क्या काम करोगे? आप तो कोशिश करोगे ना कैसे भी पेट भरेगा, तो इसके लिए क्या करोगे? आप चोरी चमारी करोगे, डाकू, आप ATM लूटोगे, आप लोगों का पर्स चोरी करोगे, है ना। सोशल अनरेस्ट हुआ ना, क्राइम रेट बढ़ा ना, सिविल अनरेस्ट बढ़ा ना। अच्छा अगर आपको गांव में जॉब नहीं मिल रहा आप क्या करोगे? या फिर आपको अपने टाउन में जॉब नहीं मिल रहा आप क्या करोगे? सामने वाले बड़े शहर में जाओगे। माइग्रेशन हुआ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसके कारण अर्बन रीजन में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रेंट पड़ेगा, इसके कारण अर्बन रीजन में स्लम्स का डेवलपमेंट होगा, इसके कारण अर्बन रीजन में जो लिविंग कंडीशंस है वो इनएडिक्वेट होंगी। समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। बोला गया फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ड्यू टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट मे डिटर फैमिलीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। जी हाँ, क्या होता है ना दैट बहुत समय फैमिलीज को अब जॉब अगर मिल ही नहीं रहा तो फैमिली सोचेगी क्या सामने वाला जो शर्मा जी का बेटा है उनको तो जॉब मिला ही नहीं है, क्या चलो क्या बच्चे को मेरा इंजीनियरिंग पढ़ाऊं। समझ लो, तो मतलब उनको डिटर किया है फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, है ना। तो जो फ्यूचरिस्टिक जनरेशंस को हम लोग आगे बढ़ा सकते थे वो क्या बढ़ा पा रहे हैं? नहीं, राइट। इससे डिस्प्रोपोर्शनली इम्पैक्ट हो रहा है सोशल ग्रुप के ऊपर, है ना। जैसे यूथ, वुमेन, रूरल लेबरर्स, माइनॉरिटीज, ये क्या है? डिसएडवांटेज ग्रुप है, और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट से। क्राइम रेट बढ़ जाता है। क्लियरली बोला गया है लैक ऑफ लॉफुल इनकम सोर्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट कैन ड्राइव इंडिविजुअल टुवर्ड्स इलीगल एक्टिविटीज़, जिससे क्राइम रेट बढ़ सकता है। तो सवाल होता है क्या क्या मेजर्स लिए जाए गए हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जा सके। बोला गया इंडिया नीड्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किया जा सके। टायर 2 सिटीज़ को फोकस करना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किया जा सकता है। देयर हैज़ टू बी कन्वर्जेंस इन द पाथ ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी ओवर पॉपुलेटेड रीजन नहीं होगा, राइट। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है उसको हमको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो वही बोला गया इम्प्लीमेंट अ
फोकस्ड पॉलिसी कंसिडरिंग बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड्स। इन्हांस करेंगे हम लोग वर्क क्वालिटी को, ब्रिज करना पड़ेगा स्किल गैप को, और क्रिएट करना पड़ेगा पब्लिक जॉब्स को। अर्बन मनरेगा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि एक अर्बन वर्जन होगा टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल जॉब्स एंड क्रिएट पब्लिक एसेट्स इन अर्बन एरियाज। अभी मनरेगा ज़्यादातर रूरल एरियाज में होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को, और प्रमोट करना पड़ेगा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, है ना। और साथ ही साथ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को एक साथ देखना पड़ेगा। हमें एक होलिस्टिक एंगल से देखना पड़ेगा दैट कैसे हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म ला सके, कैसे जो जिन जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला उनको एटलीस्ट कोई ना कोई चीज़ों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो फ्यूचर में कमा सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग द हिंदू का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन मेटल आर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ये क्या है? एक मेटल इनग्रेविंग है ना। ये क्यों न्यूज़ में अचानक से आ गया है? क्योंकि इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। जी हाँ, इट हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। ये एक मेटल आर्ट फॉर्म है, देख रहे हो, नॉर्थ अफ्रीका मेटल आर्ट है, जिसको नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो टेक्निक में काफ़ी इंट्रिकेटली इनग्रेविंग टेक्निक है, जो क्या बहुत सारे अलग अलग मेटल्स में किया जाता है, ज्वेलरीज में किया जाता है, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे देख रहे हो। ये भी क्या है? ये भी तो एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट ही ना है। और इस हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट में भी अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिल रहा है? दैट यहाँ पे भी इनग्रेविंग किया गया है, कॉपर प्लेट के ऊपर, सिल्वर प्लेट के ऊपर, गोल्ड प्लेट के ऊपर, है ना। तो यही सब चीज़ है। नेक्स्ट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। देखो बेसिकली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है उसके मीटिंग को रिव्यू किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये है क्या, हमको यही जानना पड़ेगा। ये एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसको इनिशियली फॉर्म किया गया था 2011 को एज अ ट्राइलेटरल इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसको रिवाइव फिर से किया गया था 2021 को। इनफैक्ट द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये एक्सपैंड ही किया गया, बोथ इट्स मेंबरशिप एज वेल एज इसके स्कोप भी बहुत समय से एक्सपैंड ही किया गया है। बट यस, अभी एक्सपैंड क्या किया गया है रिसेंटली? अभी जो है रिसेंटली इसका 5th एडिशन में मॉरिशस को इंक्लूड किया गया एज अ न्यू मेंबर। और ये आपके पता नहीं, मुझे लगता है द प्रीलिम्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, दैट बताओ भाई कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में रिसेंटली सबसे नया जो मेंबर है वो कौन है? दैट इज मॉरिशस, राइट। Colombo Security Conclave envisages sharing intelligence and collaboration on security aspects of marine security, human trafficking, counter-terrorism and cyber security. इसके सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये इस टाइप के सिक्योरिटी डायलॉग्स होने ही चाहिए रीजन में। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में अभी करंट अगर ग्लोबल सर्कमस्टांसेस आप देख लीजिएगा, तो रीजनल मिलिट्री और सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और इंडियन ओशन रीजन में अगर ये सारे देश आ जाए तो यस, कहीं ना कहीं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा रहेगा, तो ये रीजन के लिए भी सेफ्टी रहेगी। क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जितने भी अगर ओशंस हैं सबसे शांत ओशन बोला जाता है ना। तो वो शांत वाले स्टेटस को हमें रखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। बोला गया है ये कॉन्क्लेव जो है वो कंडक्ट किया गया था, इसमें आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन, CSC फोकस्ड ऑपरेशन, जिसने एक की रोल प्ले किया इन कीपिंग द इंडियन ओशन सेफ एंड सिक्योर। किसके लिए? कमर्शियल शिपिंग के लिए, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और लेजिटिमेट मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इट फर्दर इम्प्रूव्स द एग्जिस्टिंग हार्मनी इन द रीजन थ्रू टाइमली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, क्योंकि आप सोचो ना, जैसे अब सोचो मॉरिशस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गया, वो इंडिया को शेयर करेगी। कल को मॉरिशस के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है वो इंडिया मॉरिशस को शेयर करेगा, है ना। यही तो हुआ म्यूचुअल बेनिफिट, राइट। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉपरेशन बिटवीन एजेंसीज, यस, वो तो है ही। साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी जो कि की चैलेंज है सब देश के लिए, उस सेक्टर में भी हम लोग काम कर सकते हैं। और वेरियस एनवायरमेंटल हैजार्ड के रिलेटेड जैसे साइक्लोन, सुनामी, मैरिन पॉल्यूशन, इनके रिलेटेड भी एक देश दूसरे देश के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर सकती है। नेक्स्ट,
RODTEP स्कीम के बारे में, रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। तो ये छोटा वैसे न्यूज़ है, बट मैं क्यों इसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मतलब था। और ये क्या न्यूज़ था, इंडियन गवर्नमेंट जो है एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस जिससे रीइंस्टेट करना चाहती है वो टैक्स रेमिशन बेनिफिट्स फॉर शुगर एक्सपोर्ट्स। नाउ ये स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद द एम ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ विच इज़ इनकर्ड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, है ना। मतलब जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो एक्सपोर्ट गुड्स में है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही इस स्कीम को लाया गया था, है ना। और अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिमिशन बेनिफिट्स जो पहले शुगर एक्सपोर्ट्स में दिया जाता था ना, तो इंडियन गवर्नमेंट यही एक्सप्लोर कर रही है क्या उस टैक्स रिमिशन बेनिफिट्स को फिर से रीइंस्टेट किया जा सकता है। तो ये स्कीम एक प्रोवाइड करता है रिबेट फॉर ऑल द हिडन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज, टैक्सेस एंड लेवाइज ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स दैट हैव नॉट बीन रिफंडेड अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। सोचो कोई भी गुड्स जो क्या कोई भी दूसरे स्कीम का अंडर नहीं है, उसी गुड्स को फ़ायदा इस स्कीम का मिलेगा, है ना। और ये स्कीम को डिज़ाइन ही किया गया है जिससे कंप्लायंट किया जा सके विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स, है ना। क्योंकि देखो दुनिया में अगर एक दो देशों के बीच में अगर या फिर मल्टीपल देशों के बीच में अगर ट्रेड हो रही है तो दे मस्ट कंप्लायंट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स। सो यस, ये RODTEP स्कीम जो है ये दिस इज़ ऑल्सो कंप्लायंट विद द rules of World Trade Organization. So with this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं next session में. Till then, bye bye. Take care.